हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबिस एकेडमी। रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस अभी कंटिन्यू है और रशिया यूक्रेन के आंतरिक भागों पे हमला कर रहा है एंड रशिया इज़ ट्राइंग टू चेंज द गवर्नमेंट इन यूक्रेन। वो ये चाह रहा है कि यूक्रेन में गवर्नमेंट चेंज हो और प्रो रशियन गवर्नमेंट को वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि रशिया अटैक कर रहा है, लेकिन वो डरा हुआ है। डरा किससे हुआ है कि अगर यूक्रेन एक ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, इसके बारे में हम देखेंगे, इसका मेंबर बन जाता है तो रशिया के बॉर्डर्स के लिए वो खतरनाक चीज़ है। ठीक, तो ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से, जिनसे डर कर रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। आज हम लोग इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए रशिया एक्चुअल में, मैंने आपको क्या बताया था अभी शुरू में कि यूक्रेन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने जा रहा था, जिसकी वजह से रशिया को डर लग रहा था। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो है नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो 75% बजट, ठीक है, वो यूएस से करता है। और इसमें और कौन से मेंबर्स हैं? यूएस से लेड हैं और वेस्ट यूरोप के मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वेस्ट यूरोप के, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ये कब बना, किन परिस्थितियों में बना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इसके सामने रशिया ने कौन सा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया ताकि वो इसको काउंटर कर सके, नाटो की क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया ने स्टैब्लिश किया जिसका हम बाद में पढ़ेंगे, वॉर्सो पैक्ट है, उसके क्या पॉजिटिव थे, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे और उससे क्या क्या डेवलपमेंट हुए, और अल्टीमेटली रशिया ये मजबूर हो गया कि वो यूक्रेन पे हमला करने के लिए वो मजबूर हो गया। तो ये चीज़ हम लोग आज इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। द सेल्फ डिक्लेयर्ड मिशन ऑफ नाटो, जो नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 4 अप्रैल 1949 में। इसके जब ये बना तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे वो हम लोग सामने देखते हैं। डिटेरिंग सोवियत एक्सपेंशनिज्म, उस समय रशिया नहीं हुआ करता था, उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड हमारे 2 लेक्चर्स प्लेलिस्ट में हैं, एडुबिस एकेडमी के प्लेलिस्ट में हैं। वहां पे जाके आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में देख सकते हैं और पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे सोवियत यूनियन का भी डिस्कशन है, तो प्लीज वो देखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने नाटो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन को रोकने के लिए। और दूसरा क्या था? फॉरबिडिंग द रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म इन यूरोप थ्रू अ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ अमेरिकन प्रेजेंस ऑन द कॉन्टिनेंट। यूएसए ये ट्राई कर रहा था कि यूरोप में अब नेशनलिज्म की, जो नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म की जो टेंडेंसी आ रही थी, जैसे समझ ली जर्मनी में आ रही थी, इटली में आ रही थी, यहाँ पे जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो यूएसए ये ट्राई कर रहा था कि यूरोप में दोबारा ये सब चीजें ना हो, और वो कैसे रोक सकता है ताकि एक नॉर्थ अमेरिका का प्रेजेंस, हैवी प्रेजेंस रहे यूरोप में नाटो के थ्रू, ताकि ये सब नेशनलिस्ट जो मिलिट्री डेवलप इवॉल्व हुई थी, जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की क्राइसिस आई, वो सब ना हो पाए। और एनकरेजिंग यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, यूरोप में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप की सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ था और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था। तो दोनों को रिवाइव करने के लिए नाटो का ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक, जब ये नाटो बना था तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के, जैसे आप लोग जब पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए और रशिया मेजर पार्टनर कंट्रीज थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो जो 2 मेजर पार्टनर कंट्रीज थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो एक साइड थे, यूएसए और रशिया, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, फ्रिक्शंस आ गए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था।
इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था किसके बीच में, शीत युद्ध बिटवीन यूएसए एंड रशिया। उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था वो। तो जब ये पूरा एटमॉस्फेयर था उस समय नाटो ने जन्म लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे अभी नाटो के, और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो नाटो ने अनकहे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम देखते हैं। Although NATO claims that it is only partially true that its very creation was to counter the threat from erstwhile Soviet Union, there was a strong emphasis on military cooperation and collective defense in its clauses। मतलब ये कहने का मतलब है कि नाटो का जो हमने पहली स्लाइड में भी देखा था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोवियत यूनियन को बढ़ने से रोका जाए। तो इसने क्या बोला कि हम लोगों को सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन को रोकना है। उसके लिए नाटो जो मेंबर्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कोऑपरेशन और कलेक्टिव डिफेंस के क्लॉजेस को नाटो के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लगाया गया। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी क्या कहता है, नाटो की जो ट्रीटी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका आर्टिकल 5 क्या कहता है, एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम shall be considered an attack against them all। किसी एक मेंबर के खिलाफ अगर अटैक हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि पूरे के पूरे नाटो मेंबर्स के अगेंस्ट अटैक हुआ है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया, सभी लोग, अगर किसी भी कंट्री पे अटैक कर रहा है कोई बाहरी देश, तो सभी कंट्रीज जो नाटो के मेंबर्स हैं उस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिफेंस कोऑपरेशन देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब ये नाटो इवॉल्व हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, नाटो इवॉल्व हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उस समय 1955 में, अ टाइम व्हेन कोल्ड वॉर वाज गेनिंग मोमेंटम, सोवियत यूनियन साइंड अप सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप टू द वॉर्सो पैक्ट। सोवियत यूनियन ने एक वॉर्सो पैक्ट बनाया और उसमें सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनको उस पैक्ट में लाने की कोशिश की। कौन कौन सी कंट्रीज आ गई, अल्बानिया आ गई, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, उस समय जर्मनी नहीं हुआ करता था, उसमें ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी होता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था। वेस्ट जर्मनी, वेस्ट यूरोप और यूएसए का कंट्रोल था वेस्ट जर्मनी पर, और ईस्ट जर्मनी पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल हुआ करता था। तो ईस्ट जर्मनी किसका पार्ट बन गया, वॉर्सो पैक्ट का पार्ट बन गया। वेस्ट जर्मनी पार्ट बन गया था नाटो का। और कौन सी कंट्री जो वॉर्सो पैक्ट के अंदर आई, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। ध्यान करेंगे अल्बानिया 1955 में मेंबर बन गया था, लेकिन 1968 में वो वॉर्सो पैक्ट से हट गया। क्या कारण थे ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये जर्मनी का मैप है, इसमें ये वेस्ट जर्मनी है जो जिसपे यूएसए और वेस्ट यूरोप का कंट्रोल हुआ करता था, और ये ईस्ट जर्मनी है जहां पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल हुआ करता था। तो वेस्ट जर्मनी बन गया नाटो का मेंबर, ईस्ट जर्मनी था वॉर्सो पैक्ट का मेंबर। अब हम लोग देखते हैं वॉर्सो पैक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इट वाज एसेंशियली अ पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, नाटो को काउंटर करना। इट वाज पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री अलायंस whose basic objective was to counter the NATO। और इमीडिएट इसका क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, इट्स फोकस एट द टाइम वाज द फैक्ट दैट while ईस्ट जर्मनी वाज स्टिल पार्ट ऑफ सोवियत ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ जर्मनी, जो मैंने बताया अभी, ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसको हम वेस्ट जर्मनी बोलते हैं, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी हैड जॉइन नाटो बाय मई 1955। मई 1955 में वेस्ट जर्मनी बन गया नाटो का मेंबर। तो जब ये नाटो का मेंबर बन गया वेस्ट जर्मनी, तो मॉस्को को खतरा होने लगा कि मेरे जस्ट पास में, क्योंकि अभी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जर्मनी ने मेजर अटैक किया था रशिया पे। तो जब वेस्ट जर्मनी नाटो का मेंबर बन गया, उस पर मिलिट्री इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया, मिलिट्री उसकी बनना शुरू हो गई, ठीक है।
और उसका मिलिट्री बैकअप शुरू हो गया किसका, यूएसए का और पूरे के पूरा वेस्ट यूरोप का। तो मॉस्को began to worry about the consequences of strengthened and rearmed West Germany at its border। दोबारा से मजबूत और ताकतवर वेस्ट जर्मनी रशिया के बॉर्डर पे आ रहा था, सोवियत यूनियन के बॉर्डर पे था, उसके लिए खतरा था। तो उस सब चीज को देखते हुए उसने वॉर्सो पैक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या था और क्या क्या किया वॉर्सो पैक्ट ने? एज अ यूनिफाइड मल्टीलैटरल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, द वॉर्सो पैक्ट वाज एम्ड एट टाइंग यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कैपिटल्स मोर क्लोजली टू मॉस्को। इस पैक्ट में ये ट्राई किया गया, मॉस्को ने ये ट्राई किया, जो ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो मॉस्को से ज्यादा नजदीकी बनाए, which it effectively did for several decades through the worst hostilities of the Cold War। उसने पूरा जब तक कोल्ड वॉर चला, हम देखेंगे 1991 तक ये कोल्ड वॉर चला, 1989-91 तक ये पूरा कोल्ड वॉर चला है। ठीक है, और इस पूरे टाइम में सोवियत यूनियन ने ये ट्राई किया कि ईस्ट यूरोप की कंट्रीज हैं वो मॉस्को के काफी पास रहें और नेटो से दूर रहें। वॉर्सो पैक्ट में ये भी प्रोविजंस दिए गए थे कि वॉर्सो पैक्ट के जो मेंबर्स हैं उनमें अगर उनकी कंट्री में अगर कोई सिविल अनरेस्ट हो जाता है तो सोवियत यूनियन उन कंट्रीज में अपने सैनिक भेजकर उस सिविल अनरेस्ट को भी रोकने की कोशिश कर सकता है। उसकी परमिशन वॉर्सो पैक्ट में दी गई थी, जिसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। द पैक्ट इवन गेव द सोवियत यूनियन द ऑप्शन टू कंटेन सिविल अपराइजिंग एंड डिसेंट अक्रॉस द यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स इंक्लूडिंग, जैसे कहाँ भेजी उसने, हंगरी में 1956 में भेजी थी अपने मिलिट्री सिविल अनरेस्ट को रोकने के लिए, चेकोस्लोवाकिया में 1968 में भेजी, पोलैंड में 1980-81 में सोवियत यूनियन मॉस्को ने अपनी मिलिट्री भेजी थी यहाँ पर सिविल अनरेस्ट को रोकने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑल दैट बिगेन टू अनरेवल बाय द लेट 1980s। 1980 के दशक में क्या हुआ? द sheer डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ इनएविटेबल इकोनॉमिक स्लोडाउन इन मोस्ट ईस्टर्न यूरोपियन पैक्ट allies reduced the potential for military cooperation to make any real difference strategically across the region। 1980s और 1980 का दशक में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया सोवियत यूनियन में भी और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। तो जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आया तो जो वॉर्सो पैक्ट था ये हमने देखा था पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस था, इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो जब आपके पास खुद में ही पैसा नहीं है तो आप कंट्रीब्यूशन क्या देंगे? जब कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो पैक्ट धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया, लोगों का कंट्रीब्यूशन कम हुआ और लोगों के बीच में जो सहयोग था वो कम होने लगा। सोवियत यूनियन का कंट्रोल जो वॉर्सो पैक्ट की मेंबर्स कंट्रीज थी उन पर धीरे धीरे कंट्रोल कम होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus it hardly came as a surprise in September 1990 East Germany quit the pact to be reunited with West Germany। अब हमने क्या देखा? धीरे धीरे सोवियत यूनियन का कंट्रोल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पर कम होने लगा क्योंकि पैक्ट हमारा वॉर्सो पैक्ट कमजोर हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रहा था। तो सब चीज अल्टीमेटली इकोनॉमी से गवर्न होती है। तो जब ऐसा होने लगा तो उसका रिजल्ट क्या रहा? सितंबर 1990 में ईस्ट जर्मनी ने पैक्ट को छोड़ दिया, वॉर्सो पैक्ट को, और वो वेस्ट जर्मनी के साथ में रीयूनाइट हो गया। फिर तुरंत ही क्या हुआ? चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड सभी वॉर्सो पैक्ट से विड्रॉ कर गए, वॉर्सो पैक्ट की मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। इसका मतलब ही यह है कि अब हम वॉर्सो पैक्ट के मेंबर नहीं रहे। द पैक्ट वाज ऑफिशियली डिसबैंडेड इन अर्ली 1991। वॉर्सो पैक्ट 1991 के शुरू के महीनों में खत्म हो गया जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ, डिसॉल्व हो गया, उसी समय वॉर्सो पैक्ट भी अपने आप ही खत्म हो गया। अब क्या हुआ? जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, टूट गया रशिया में और छोटे छोटे कंट्रीज में, उस समय जो यूएसए लेड
ये यहाँ पे देखेंगे यूएसए लेड जो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या सोचा कि जो जो कंट्रीज सोवियत यूनियन से टूटी हैं, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज जो रशिया से अब अलग हो गई हैं, उनको नेटो का मेंबर बना लिया जाए। यहां से अब शुरू हुआ रशिया का डर कि अब धीरे धीरे नेटो जो छोटी छोटी कंट्रीज जो सोवियत यूनियन से टूटी हैं, जो रशिया से टूट गई, ठीक है, अब उनको नेटो अपना मेंबर बनाना शुरू कर दिया। तो रशिया को क्या लगा कि धीरे धीरे नेटो पूरा रशिया को घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज जो टूटी उनका वो मेंबर बनना शुरू हो गई नेटो के। तो सोवियत यूनियन को डर लगने लगा कि अब नेटो सब जगह से घेर लेगा और अल्टीमेटली रशिया पे भी अटैक हो जाएगा और रशिया को खत्म कर देगा। इस डर में रशिया रहने लगा। देखते हैं, एज द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इनटू रशिया एंड फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, NATO embarked on the path of expansion. During the term in the office of US President Bill Clinton, NATO began to pull former Warsaw Pact state into its member. बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम पर यूएसए ने ये ट्राई करना शुरू किया कि जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे उनको नेटो का मेंबर बनाना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर रीयूनिफिकेशन जर्मनी रिटेन मेंबरशिप ऑफ नेटो। वेस्ट जर्मनी तो हम देखा था पहले ही नेटो का मेंबर बन गया था। ईस्ट जर्मनी ने वॉर्सो पैक्ट छोड़ा, वेस्ट जर्मनी के संग रीयूनाइट हुआ, एक पूरा जर्मनी बना और नेटो का मेंबर उसने रिटेन की। चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड जॉइंड द अलायंस इन 1999। ध्यान करेंगे ये सारी कंट्रीज वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। इन 2004 बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जॉइन द नेटो, ठीक है। 2009 में अल्बानिया एंड क्रोएशिया बिकेम द मेंबर ऑफ नेटो। 2017 में मॉन्टेनेग्रो एंटर्ड द ब्लॉक। 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया ये भी मेंबर बन गया। तो इस तरह से देखेंगे सोवियत यूनियन की जितनी भी टूटी हुई रिपब्लिक्स थी, जो छोटे छोटे कंट्रीज डिवाइड हुए थे, वो सब धीरे धीरे किसके मेंबर बनना शुरू हुए, नेटो के मेंबर। और रशिया पूरा चारों तरफ से नेटो से घिरना शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई रशिया सेंसिटिव क्यों है, जो हम जस्ट अभी डिस्कस कर रहे थे कि रशिया से सेंसिटिव क्यों है, उसको यहां पे हम देखते हैं। 2008 में in a week leading to NATO's Bucharest conference, NATO allies welcomed Ukraine and Georgia's Euro-Atlantic aspiration for membership and agreed that these countries will become members of NATO. This set off alarm bells in the Kremlin. सारी कंट्रीज बन रही थी और साथ साथ में जॉर्जिया और यूक्रेन, जिनका बॉर्डर जस्ट बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं जॉर्जिया, यूक्रेन, ठीक है। जो छोटी छोटी कंट्रीज टूटी हैं उनमें ये काफी बिग कंट्रीज हैं और रिसोर्स एंड जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये ब्लैक सी जस्ट लगी हुई हैं, ठीक है, तो जिनका इन पे कंट्रोल है उनका ब्लैक सी पे कंट्रोल है और ब्लैक सी से मेजर हमला हो सकता है रशिया पे। तो जब ये मेंबर बनने के लिए नेटो ने इनको बोला कि अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो रशिया को डर लगने लगा कि अब ब्लैक सी भी मेरे हाथ से चला जाएगा, ब्लैक सी से भी अटैक हो सकता है रशिया पे। यूक्रेन का जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो भी नेटो के पास चले जाएंगे। जॉर्जिया जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, रिसोर्सेज भी हैं, वो भी नेटो के पास चला जाएगा और अल्टीमेटली डाउन द लाइन जाके रशिया पे अटैक हो सकता है। इस समय क्या बोला जी, ये आप देखते होंगे। दिस डेवलपमेंट प्रॉम्प्टेड मिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उस समय उन्होंने क्या बोला, दिस प्रॉम्प्टेड मिस्टर पुतिन टू वार्न erstwhile US Under Secretary for Political Affairs William Burns that no Russian leader could stand idly by in the face of steps towards NATO membership for Ukraine. That would be a hostile act towards Russia. उसी समय 2008 में ही यूक्रेन जब मेंबर बनने की कोशिश कर रहा था नेटो का, या नेटो बनाने की कोशिश कर रहा था यूक्रेन को अपना मेंबर, उसी समय पुतिन ने बोल दिया कि अगर आप ये ट्राई करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप रशिया पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डिड नेटो वॉयलेट द प्रॉमिस टू अवॉइड एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि कभी क्या प्रॉमिस किया था
एक्सपेंशन रोकने के लिए, और अगर वो प्रॉमिस किया था तो क्या यूक्रेन को मेंबर बनाने की कोशिश में क्या वो प्रॉमिस वॉलेट हुई है, ये हम देखते हैं। An off-quoted line in this line of inquiry is the comment by US Secretary of State James A. Baker to Soviet Union leader Mikhail Gorbachev in February 1990 that there would be no extension of NATO's jurisdiction for forces of NATO 1 inch to the east. ये जो है ये यूएस सेक्रेटरी फॉर स्टेट्स जेम्स ए बेकर हैं उस टाइम के, और ये उस टाइम के प्रेसिडेंट है मिखाइल गोर्बाचेव। जब क्या हुआ था, सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था, उस समय इन्होंने सेक्रेटरी फॉर स्टेट्स ने मिखाइल गोर्बाचेव को ये प्रॉमिस किया था कि नेटो अब 1 इंच भी ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा। तो जब ये प्रॉमिस हो गया था उसके बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी लाइन लग गई, जितने भी सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स थे उनको तोड़कर नेटो में ज्वाइन करने में। तो ये प्रॉमिस एक तरीके से यूएसए ने और नेटो ने ब्रेक किया। ठीक है। इन 1990s द लोकस ऑफ डिप्लोमेसी फॉर द 2+4 एग्रीमेंट 2+4 एग्रीमेंट वाज वेदर अ यूनिफाइड जर्मनी वुड बी अ पार्ट ऑफ नेटो। ये 2+4 एग्रीमेंट क्या था ये हम देखते हैं। ये था ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी प्लस यूएस, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूके, इन सबका बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा था 2+4 एग्रीमेंट। 2 मतलब ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, 4 मतलब यूएस, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूके। इस समय इन सबके बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि जो यूनिफाइड जर्मनी है वो नेटो का मेंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। सोवियत यूनियन चाह रहा था कि ना बने, लेकिन यूएसए, फ्रांस और यूके चाह रहे थे कि वो नेटो का मेंबर बने, और अल्टीमेटली वो मेंबर बना भी। ठीक है। इसी समय सोवियत यूनियन में काफी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। हमने देखा था इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था 1980 के दशक में। तो उस समय क्या हुआ, सोवियत यूनियन में देयर वाज अ फेलियर टू इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, स्टेबल मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, रोबस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जब ब्रेक हुआ तो रशिया में अंदर ही प्रॉब्लम आ गई, और वो बाहर जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनमें वो सही से फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से नेटो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से रशिया को डर लगने लगा, और जिसका हम लोग फॉलो आउट अभी देख रहे हैं कि रशिया अब अटैक कर रहा है डर से। उसके बाद क्या हुआ, फेसिंग ऑल मैनर ऑफ chaos at home, erstwhile Russian president Boris Yeltsin began to interpret 2+4 treaty as a ban on NATO's expansion east of Germany. इस एग्रीमेंट को यूएस जो रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि चलो ठीक है, जर्मनी के बाद अब नेटो ईस्ट में एक्सपेंड नहीं करेगा। उसी समय क्या हुआ, बोरिस येल्सिन ने उस समय के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को क्या लिखा, ही रोट टू मिस्टर क्लिंटन इन सितंबर 1993 दैट रशिया रूल्ड आउट द ऑप्शन ऑफ एक्सपेंडिंग नेटो टेरिटरी ईस्टवर्ड। ठीक है। उन्होंने कहा कि अब हमें ये लगता है कि अब जर्मनी के बाद नेटो ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा। वो बार बार वो ये प्रॉमिस चाह रहा था नेटो से कि अब आप ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करेंगे। Mr. Putin said in Munich in 2007 that it is obvious that NATO's expansion into Eastern Europe represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust. मिस्टर पुतिन जो व्लादिमीर पुतिन उन्होंने दोबारा बोला कि अगर नेटो ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करता है तो नेटो और रशिया के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट में कमी आएगी और हो सकता है लड़ाई भी हो जाए। इस स्टेटमेंट, इस जो ये रशिया का डर था, इसकी परवाह नहीं की नेटो ने, और 2008 में नेटो अनाउंस्ड इट्स इंटेंट टू एडमिट जॉर्जिया एंड यूक्रेन इनटू इट्स अलायंस। 2008 में क्या हुआ, जो हमने देखा था बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, लेकिन मिस्टर व्लादिमीर पुतिन का जो ये डर है, उन्होंने बोला कि 1 भी इंच अगर वो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर वो ऐसा लगेगा कि हॉस्टाइल एक्ट है अगेंस्ट रशिया नेटो का। इसकी परवाह नहीं करते हुए 2008 में नेटो ने ये अनाउंस कर दिया
it announced its intent to admit Georgia and Ukraine into its alliance। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अब 2008 में अब ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया यूक्रेन और जॉर्जिया को मेंबर बनाने में। अब इसका फॉलोआउट क्या हुआ, रशिया को डर लगा और रशिया ने 2008 में जॉर्जिया में इन्वेड किया। रशिया इन्वेडेड जॉर्जिया एंड टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल ऑफ इट्स टेरिटोरियल रीजन इन 2008। जैसे हम देखेंगे ये जॉर्जिया है, रशिया से एकदम लगा हुआ है। जब 2008 में जॉर्जिया ये ट्राई कर रहा था नाटो का मेंबर बनने की, तो उसी समय रशिया जॉर्जिया पे अटैक किया और उसके दो मेजर रीजन्स, ऐसे हम देखेंगे अबखाजिया और ओसेटिया, इन दोनों पर रशिया ने कब्जा कर लिया और ये ट्राई किया जॉर्जिया पे, ये प्रेशर डाला कि अब आप मेंबर मत बनिए। उसी तरीके से यूक्रेन भी ट्राई कर रहा था या फिर नाटो भी ट्राई कर रहा था यूक्रेन को मेंबर बनाने के लिए। तो उसके फॉलोआउट क्या हुआ कि 2014 में विद यूक्रेन ड्रिफ्टिंग क्लोजर टूवर्ड्स इकोनॉमिक अलायंस नाटो की तरफ विद यूरोपियन यूनियन के साथ में, जो अल्टीमेटली यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं वो नाटो के मेंबर हैं। तो यूरोपियन यूनियन और नाटो में काफी घनिष्ठ संबंध हैं। तो जब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने की कोशिश कर रहा था, तो उससे डर की वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और ये जो क्रीमिया पेनिनसुला, इसको हम क्रेच पेनिनसुला भी कहते हैं, इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 2014 के बाद रशिया फिर ट्राई कर रहा था कि यूक्रेन अब शांत हो जाए, अब वो किसी का मेंबर नहीं बने। रशिया ये ट्राई कर रहा था वो न्यूट्रल हो जाए, ना वो रशिया की तरफ जाए ना ही वो नाटो की तरफ जाए, एक बफर रीजन बन जाए। लेकिन नाटो ने क्या किया, नाटो ने उसको ये प्रलोभन दिया यूक्रेन को कि आप हमारे मेंबर बन जाइए, आपको हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे। तो नाटो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जिसकी वजह से यूक्रेन भी काफी उसको प्रोत्साहन मिला कि अब रशिया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, नाटो के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन एंड में अब जब हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, जैसे लास्ट के 2 वीडियोस में आप देखेंगे कि रशिया ने डर के इस पे हमला किया कि अब आप किसी के मेंबर नहीं बनेंगे, आपकी हम गवर्नमेंट ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो लुहांस्क रीजन है और डोनेस्क रीजन है, जो डोनबास रीजन जो कहते हैं जिसको, इस पर रशिया का कब्जा हो गया है। इन दोनों रीजन को उसने इंडिपेंडेंट टेरिटरीज घोषित कर दिया है। क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट है, इस पे भी रशिया का कब्जा है। अब रशिया ये चाह रहा है कि कीव पे, जो यूक्रेन की कैपिटल है, वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको ही चेंज करने के लिए वो ट्राई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें एक एब्सेंट प्लेयर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, नाटो, जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। नाटो ने ये बार बार यूक्रेन को प्रलोभन दिया कि आप हमारे मेंबर बन जाइए, आपका हम पूरा बैकअप देंगे, रशिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब यूक्रेन पर हमला हुआ है तो नाटो पीछे हट गया है। अल्टीमेटली इस सबका रिजल्ट क्या रहा है, इसका रिजल्ट क्या रहा है कि यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं वो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या रहा है कि इस नाटो का जो प्रलोभन रहा उसकी वजह से रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई हुई उसमें अल्टीमेटली यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं वो बहुत ज़्यादा उनको हानि हो रही है, उनकी डेली लाइफ, इकोनॉमिक और काफ़ी सारे इंसानों की जान गई है और बहुत हैवी लॉस हो रहा है यूक्रेन में। तो इस तरह से नाटो जो एक एब्सेंट प्लेयर दिख रहा है, दैट इज़ अ मेजर पावर जो रशिया यूक्रेन में लड़ाई करवा रही है। तो इसी तरीके से तरह की वीडियो को लेकर हम लोग आगे आते रहेंगे। एडोबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उनको हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे या आपके डाउट्स उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
ऐसे आपको और कोई वीडियोस चाहिए तो उन वीडियोस के बारे में बताइए, हम वो वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। साथ साथ में एडुकेस एकेडमी पर यूपी लेखपाल और जो सीटेट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर भी जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।